बात ऐसी जी। सरकार की है जो बड़े-बड़े वादे करती है, बड़े-बड़े सपने दिखाती जी। है, विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हम्म। के स्कूलों की क्या स्थिति है? अभी एक वीडियो वायरल हुआ। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक जिला है विदिशा। विदिशा में एक नदी पड़ती है, बेतवा नदी। बेतवा नदी का स्टॉप डैम पार करके छोटे बच्चे मतलब स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के स्कूल की हालत है। 2 साल पहले की मुझे याद है, सागर जिला, वहां पर एक घटना घटी थी। इसी साल एक छज्जा गिरा है दतिया के आसपास में। ये स्कूलों की हालत है। पहला तो वहाँ ना तो टाइम मैनेजमेंट है, वहाँ टाइम का कुछ सिस्टम ही नहीं है। दूसरी बात ये, इन्होंने बस का अरेंजमेंट कराया है, लेकिन बस के अरेंजमेंट कराने में लड़कियाँ गांव से दूर दूर से आती है, लड़कियाँ दूर दूर से आती है। घर पहुँचने में कम से कम 6 से 7 से 8 भी बज सकती है उनको। हमारी परेशानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा हमारा अधिकार है। लड़कियों को यूँ तो बहुत बोलते हैं कि पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका प्रशासन क्या कर रहा है? क्या लड़कियों की जिम्मेदारी लेगा? इतनी दूर स्कूल जाएगा तो क्या ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं, वो शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, रोजगार देगी, लोगों को जीने लायक संसाधन देगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हमला इसी क्षेत्र पर हो रहा है। जब राइट टू एजुकेशन आया था, उस समय पर बात की गई थी कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा तो स्कूल बच्चे तक पहुंचेगा। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में लगभग 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। नाम उन्होंने अलग अलग दे रहे हैं इसका, क्लोजर, मर्जर, एजुकेशन फॉर ऑल, सीएम राइस, सांदीपनी, मॉडल स्कूल, अलग अलग तरह के स्कूल बना दिए गए। आज वही शिक्षा केवल एलीट तबके तक रह जाए और शिक्षा एक ऐसी वस्तु बन जाए जो पैसा देकर खरीदी जाएगी, इस तरह के हालात बन गए। और सार्वजनिक शिक्षा को प्राय खत्म करने की योजना ये सरकार बना चुकी है। तो इसीलिए हमारा एक आंदोलन इसके खिलाफ में चल रहा है। इसमें तर्क सरकार के कई हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक स्कूलों में नहीं आते हैं, दूर दराज के इलाकों में शिक्षक जाते नहीं है। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो आज भी एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। कई हजार स्कूल ऐसे हैं जो बिना शिक्षक के चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। अभी आपने जुलाई का महीना गया है, सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था एग्जाम लीक को लेकर और हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक मुद्दा था जो उठा है, लेकिन इससे बड़े मुद्दे भी हैं जो बराबर लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने जेन जी देखा है, जेन अल्फा, अब आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे होंगे कि जेन अल्फा जो स्कूलों की समस्याएं हैं वो आने लगी हैं। एक ऐसी संस्था है जो स्कूलों की समस्या, सेफ एजुकेशन, सेफ अपना एजुकेशन सिस्टम पे लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश है, जहां पे सालों से आपको पता है कि भाजपा सरकार है। क्या ऐसी है वहां के स्कूलों की हालत, आइए हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मुदित भटनागर जी हैं जो इसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट्स ये लोग बताते हैं कि उन्होंने कई विजुअल्स इस तरह के भेजे हैं कि कैसे आंगनवाड़ी चल रहा है, कैसे स्कूल चल रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि इन सारी खबरों को नहीं दिखा पाता, इसलिए पहुंच नहीं पाती लोगों तक खबरें और एक तरह का भ्रम पैदा होता है कि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। आज हम स्वतंत्र पर आपको मध्य प्रदेश के स्कूलों की सही तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। उदित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र से जुड़ने के लिए, समझाने के लिए। बात बच्चों की, हैदर भाई, स्कूल की है, बात शिक्षा की है, जी बात ऐसी सरकार की है जो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है, विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या ये आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? ना, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, मेरी जितने हम लोग जितना जिस तरह से फील्ड वर्क कर रहे हैं कि बात लोगों तक पहुंचे। और ये बात सही है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, जो इसी बीजेपी सरकार के थे, उन्होंने एक स्लोगन कॉइन किया था, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। और वाकई में मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है।
जिस सेंस में वो कहना चाह रहे थे उस सेंस में तो होगा, लेकिन हकीकत में जो जनता के लिए जो स्थितियां हैं उसमें आप देखिए तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक जिला है विदिशा। विदिशा में एक नदी पड़ती है, बेतवा नदी। बेतवा नदी का स्टॉप डैम पार करके छोटे बच्चे मतलब स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के स्कूल की हालत है। पिछले साल या प्राय कहा जाए कि हर साल बारिश के दौरान मध्य प्रदेश के किसी ना किसी जिले में स्कूल की छत गिरने की, स्कूल की दीवार गिरने की घटना आती है। 2 साल पहले की मुझे याद है, ये सागर जिला, वहां पर एक घटना घटी थी। इसी साल एक छज्जा गिरा है दतिया के आसपास में। ये स्कूलों की हालत है। सन 2016 में मध्य प्रदेश सरकार, जबकि ये एनईपी आई नहीं थी उस समय केंद्र में, मध्य प्रदेश सरकार ने उस समय ही घोषणा की थी कि वो प्रदेश के 1,21,000 सरकारी स्कूलों में से 90% सरकारी स्कूलों को बंद करेगी। और उस समय उन्होंने बोला कि हम फ्यू बट बेटर फ्यू के हिसाब से चलाएंगे और केवल 10% स्कूलों को सरकार चलाएगी। जो उन्होंने कहा कि प्राइवेट की तर्ज पर चलेंगे। प्राइवेट की तर्ज पर से क्या अभिप्राय था उनका, मोटे मोटे तौर पर अखबारों ने और प्रचार माध्यमों से जो पता चला वो ये था कि जिस तरह से प्राइवेट संस्थान फैसिलिटीज देते हैं, बस चलाते हैं, उसमें स्विमिंग पूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए चीजें होती हैं, टीचर्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये कह के एक सब्ज बाग दिखाया गया। लेकिन हकीकत जो थी इसके पीछे हमने उस समय ही विश्लेषण करके दिखाया था कि ये दरअसल स्कूलों को बंद करने की एक योजना है जो शुरू की गई है फ्यू बट बेटर फ्यू के नाम पर। दरअसल एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम बात करें तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं, वो शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, रोजगार देगी, लोगों को जीने लायक संसाधन देगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हमला इसी क्षेत्र पर हो रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। अभी हम पगारा के गांव में आए हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों को अभी सरकार बंद कर रही है। ठीक है, वैसे में आए हैं कि पब्लिक को क्या लग रहा है कि सरकारी स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बीच एक गाय भी है, वो कुछ बात रखना चाह रहा है कि सरकारी स्कूल बंद ना हो। नहीं, सरकारी बंद होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कतई ना हो। और भले प्राइवेट बंद हो जाए, सरकारी में सभी गरीब सातों जात में सभी वर्ग के आदमी एक से तो उतना ही गरीब भी होते हैं, तो सबके लड़के मौका मिले पढ़ते रहेंगे बेचारे। अब जी ऐसे बंद कराओगे तो बड़े बड़े इनके पढ़ाएंगे, पैसे वेले इनके, छोटे इनको तो मौका ही नहीं मिल पा रहा, अभी नहीं मिल पा रहा जी। और अभी 23 तारीख को एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, सभी स्टूडेंट पेरेंट्सों के साथ मिलकर हो रहा है। आपसे भी अपील है कि आप सब लोग भी आए। और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत की अगर बात करूंगा तो वो एक पूरा अलग चैप्टर है। उसका केवल एक उदाहरण मात्र में आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, जहां मैं भोपाल में भी बैठा हूं, ये भोपाल एक तरह से प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हब बन चुका है। मतलब बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर डिग्री हासिल कर रहे हैं। कहावत हमारे यहाँ ये है कि आप भोपाल में एक जब पत्थर मारिए तो आपको एक इंजीनियर पे जाके पड़ेगा वो पत्थर। ये प्राइवेट कॉलेजेस का भरमार था अभी तक, और प्राइवेट स्कूल्स की भी यही हालत है। सरकार लेकिन इसमें क्या कर रही है, अभी तक जो संसाधन थे, सरकारी संसाधन, अब सरकार उससे अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि हम प्राइवेट, माने उनका कहना इस तरह से बात दूसरी तरह से ला रहे हैं कि हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। 10,000 सीएम राइज, 10% सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। बाद में जो इसमें संशोधन हुए धीरे धीरे करके 2016 से लेकर अभी तक, तो हालत ये हुई है कि वो सीएम राइज स्कूलों को वो 10,000 की संख्या पे ला चुके हैं। जो केवल 10% बंद होने थे वो भी अब कम होकर ये 10,000 की संख्या पे आ गया है टारगेट उनका। उसको भी उनने नामकरण, नए मुख्यमंत्री जी बने, सरकार वही रही, नए मुख्यमंत्री जी बने तो उनने अपने हिसाब से नामकरण उसका किया। उनने कहा सीएम राइज थोड़ा विदेशी शब्द है, बीजेपी के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए उनने उसका भारतीयकरण, और उज्जैन के हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उनने अपने जिले के हिसाब से गुरु सांदीपनी के नाम पे रखने का
नामकरण का जो इस सरकार का चलता है योजना वो चलाई। लेकिन बात कहाँ है? बात है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ये आदिवासी और ग्रामीण बहुल प्रदेश है, जहां गरीबी बहुत बेकार मतलब बहुत ही व्यापक पैमाने पर है। आज भी कुपोषण के कारण बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जितना भी सब्ज बाग दिखाया जाए कि मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में आज भी कई इलाकों में रेलवे लाइन नहीं पहुंची है, कई इलाकों बसों की पहुंच से दूर है। बच्चों को कीचड़ में पैदल चलकर दूर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और पढ़ाई मतलब ये छोटी छोटी पढ़ाई है। कौन सी क्लास में, क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, कौन सी क्लास में? 8वीं। रोज ऐसे कीचड़ में निकल के स्कूल जाते हो? यस। आपका नाम क्या है? ऋषिका। कौन सी क्लास में आप? चौथी। चौथी क्लास में। देख ले, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज ये कीचड़ में, इनको रोज कीचड़ में निकल के जाना पड़ता है। ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र है, आड़ा पहाड़, पर्यटक क्षेत्र पड़ता है, इधर चोरल डैम और बड़गोंदा है, विकसित क्षेत्र है, जाम गेट पड़ता है, लेकिन यहाँ किसी शासन प्रशासन की इन पे नजर नहीं है। इनका शासन प्रशासन चाहती नहीं कि ट्राइबल का विकास हो और इनके बच्चे पढ़े, इनको अच्छी सुविधा मिले। इनको ये जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है सारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, धरातल पे कोई इनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप देख सकते हो कैसे पूरा कीचड़ भरा हुआ है यहाँ पर, ग्रामीण भी इसी रास्ते से निकलते हैं। इस समय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में जब राइट टू एजुकेशन आया था, उस समय पर बात की गई थी कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा तो स्कूल बच्चे तक पहुंचेगा, और हर 1 किलोमीटर पर, हर 3 किलोमीटर पर, हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की बात कही गई थी। उसी के दुष्परिणाम के तौर पर एक और चीज भी आई थी कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीटें रिजर्व कर दी थी। सरकार अभी ये तर्क देकर कि बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, वो शहर के प्राइम जगहों पर स्कूलों को बंद करने की योजना ले रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों उज्जैन, जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में वहां की छात्राओं ने 150 से ज्यादा छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ 300 साढ़े 300 के आसपास होंगे, वो कलेक्ट्रेट में पहुंची और उन्होंने प्रदर्शन किया। 2 साल पहले बना शहर के मध्य का सराफा स्कूल, उसको उठा के ट्रांसफर किया जा रहा है 15 किलोमीटर दूर। और ये उज्जैन तो एक बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं। 55 जिलों में कितने ऐसे स्कूल हैं जो कई किलोमीटर के दूर के रास्ते पर हैं। अभी जो मैं रिपोर्ट एक पढ़ रहा था, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य प्रभार जो हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट थी, उनकी रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में लगभग 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। देखो ये ताकत है कि किसी भी नहीं आ रहा है। 4 बार इकट्ठे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को। तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा स्वास्थ्य, हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, हम रात को दवाई लेके आए, कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, हमारे माँ बाप भी क्या देखेंगे, हमको रोते हुए देखेंगे तो। जिसमें से प्रथम नंबर पर मध्य प्रदेश लगभग 25,000, द्वितीय नंबर पर मध्य प्रदेश है, प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश जहां 29,000, और मध्य प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हो चुके हैं।
नाम उन्होंने अलग अलग दे रहे हैं इसका, क्लोजर मर्जर, एजुकेशन फॉर ऑल, सीएम राइस, सांदीपनी, मॉडल स्कूल, अलग अलग तरह के स्कूल बना दिए गए। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अनियमितताएं आ रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर क्या हो रहा है अभी कि बच्चों के लिए एक सार्वजनिक शिक्षा जिसको कहा जाता था कि हमारे देश के आजादी आंदोलन के प्रणेताओं ने जिसकी कल्पना की थी कि जिस तरह से बारिश की बूंदें, सूरज की किरण किसी में जात पात, धर्म, मजहब, आर्थिक आधार, इसके आधार पर बंटवारा नहीं करती। आज वही शिक्षा केवल एलीट तबके तक रह जाए और शिक्षा एक ऐसी वस्तु बन जाए जो पैसा देकर खरीदी जाएगी, इस तरह के हालात बन गए और सार्वजनिक शिक्षा को प्राय खत्म करने की योजना ये सरकार बना चुकी है। तो इसीलिए हमारा एक आंदोलन इसके खिलाफ में चल रहा है। इसमें तर्क सरकार के कई हैं। सरकार तर्क दे रही है जो इन्होंने लोगों के बीच में बहुत कॉमन कर दिया है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक स्कूलों में नहीं आते हैं, दूर दराज के इलाकों में शिक्षक जाते नहीं है। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश, जो मैंने कहा था कि गजब है अजब है, मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो आज भी एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। कई हजार स्कूल ऐसे हैं जो बिना शिक्षक के चल रहे हैं। शिक्षा भर्ती यहां बंद हो चुकी है। 2018 में लास्ट हुई थी, 2022 में फिर इम्तिहान हुआ, लेकिन अभी तक उसके पास किए हुए परीक्षार्थी दर दर भटक रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई अभी भी। यह हालत है। शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, स्कूलों में शौचालय नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, पीने लायक, हाथ धोने लायक पानी नहीं है। स्कूलों की बताई तो पर एक सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षक नहीं जानना चाहते, शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहते, ये सब क्या मुद्दा है, इसकी क्या हकीकत है, इसको जरा बता पाएंगे आप? हाँ, मतलब ये बात सही है इसमें कि ये प्रचार जरूर किया गया है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि वही शिक्षक पिछले साल मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम किया गया। उस एसआईआर को काम करवाने में मध्य प्रदेश के शिक्षकों की ही भूमिका थी। मैं यहाँ भोपाल में जहाँ बैठा हूँ, यहाँ ही मेरे कुछ साथी हैं जो टीचर हैं सरकारी स्कूल में। वो अपने यहाँ के बता रहे हैं कि उनके स्टाफ में 5 लोग थे, 5 में से 3 को टीचर्स को एसआईआर की ड्यूटी दी गई, 1 को मास्टर ट्रेनर बनाया गया, 2 को किसी जगह वो बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई पूरी। कुछ पिछले पूरे समय जब तक ये एसआईआर चला, वो लोग अपने स्कूल जाने के टाइम में ही एसआईआर का काम कर रहे थे। उनको अपने निजी जरूरी काम के लिए भी छुट्टी लेने की परमिशन नहीं थी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार जब गैर शैक्षणिक काम कराना चाहती है उन शिक्षकों से, तो पूरे तरह से करवाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव हो या देश भर के चुनाव हो, आप देखेंगे यही सरकारी शिक्षक उन चुनावों को करवाते हैं और उसके लिए उनको मेडल भी दिया जाता है। राष्ट्रपति कई बार पुरस्कृत भी करते हैं, जो उनका बेसिक काम नहीं है, जिसके लिए उनने ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसके लिए उनने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन वो ट्रेनिंग लेकर वो काम वो कर रहे हैं। अभी जनगणना शुरू होने वाली है, आप देखेंगे पूरे देश का ये आलम है कि शिक्षक ही उस काम में मेजोरिटी में रहेंगे। क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मैं उनसे दैनिक रूबरू होता रहता हूँ और वैसे भी देखने में आता है। तो तब सवाल यह है कि जो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों को इतने सकुशलता से कर सकता है, तो जो उसका मुख्य काम है पढ़ाना, जिसके लिए उसने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देके वो आया है, वो क्यों नहीं कर पाएगा?
सवाल यहां पर है, यहां शासन की मंशा पर ही सवाल उठ रहा है कि शासन क्यों ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि वो वहां पर जहां टीचर्स की जरूरत है, मैंने कहा आपको बताया 5,000 स्कूल बिना माने सिंगल शिक्षक के चल रहे हैं, कई हजार स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बेरोजगार नौजवान रोज आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनके एग्जाम्स की डेट नहीं निकल रही है, डेट निकल रही है तो पर्चा लीक हो जा रहा है, भर्ती नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ तो विसंगति मौजूद है, तो इसको विसंगति को दूर किया जा सकता है कि टीचर्स को भर्ती करो, टीचर्स को पढ़ाने दो, और आपके जो पार्ट टाइम काम है उन काम के लिए अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप करो, टीचर्स को क्यों लगाना उस काम के लिए। दरअसल ये सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत ये मतलब हम इसको बोलते हैं ट्रिपल बी का काम, पहले चीज को बर्बाद करो, फिर उसको बदनाम करो और फिर उसको बेच डालो। जो मध्य प्रदेश में एक मॉडल लाए थे कांग्रेस जमाने में दिग्विजय सिंह जी, जब राज्य सड़क परिवहन निगम को पूरा बेचा था, आपको शायद पता हो 2003 से पहले ही मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम बेचा जा चुका है, और उसमें यही हुआ था कि रोडें खस्ता हाल थी, बसों को और उनके मेंटेनेंस के लिए जो बजट दिया जाना था वो बजट नहीं दिया जाता था, और फिर उसको धीरे धीरे ये कहा गया कि भाई ये तो बहुत बेकार चलते हैं, इसके ड्राइवर कंडक्टर बदमाशी करते हैं, कभी भी रोड बंद हो जाती है, कभी भी लेट हो जाती है, कभी ठप हो जाती है, फिर उसको बेच दिया गया, जनता में भी एक मैंडेट बन गया कि हाँ भाई नहीं ठीक है। आज हालत ये है कि वो प्राइवेट होने पर तो परेशान है। जी उदित भाई, हम ये समझना चाहेंगे जैसे कि सब जगह के लोग हमारा ये शो देख रहे होंगे, तो जैसे दिल्ली का मैं बता सकता हूँ कि सरकारी स्कूल 2 जगहों पे बटा हुआ है, एक आपका प्राइमरी जो 6ठी तक होता है और एक 6ठी से 12वीं तक होता है। तो जो ये आप स्थिति हाँ बता जी। रहे हैं, ये अमूमन दोनों में ही है या कुछ अलग है? आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है, इसको भी थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए आप। मतलब आंगनबाड़ी तो और भी दयनीय स्थितियों में है। आंगनबाड़ियों का शायद आपको एक वीडियो मिला हो जो हमारे साथी ने जाके बनाया है, वो एकदम खंडर एक जगह का है। एक जगह मैं अभी यहाँ भोपाल में ही कैंपेन कर रहा था, तो एक गरीब बस्ती है यहाँ अन्ना नगर, उसमें जाके मैंने देखा एक कमरा छोटा सा, ये शायद कमरा जो है उससे बड़ा, मैंने उस कमरे से बड़ा है, उसमें आंगनबाड़ी वहां की चल रही है। तो प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ियां, उच्च स्कूल माने जो माध्यमिक स्कूल, ये सभी स्कूलों की हालत दयनीय है, बहुत हालत बेकार है। तो दरअसल और उच्च शिक्षा के जो स्कूल हैं, कुछ कहा जाए तो जो शहरों में जो स्कूल हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ स्कूलों में, खासतौर पर राजधानी और बड़े शहरों में कुछ स्कूल हैं जिनको देखकर लग सकता है कि आपको स्कूल है, ये यहाँ पढ़ाया जा सकता है। बाकी आप अगर बाकी जगह पर जाएंगे, ग्रामीण अंचलों में या दूरस्थ इलाकों में, गांव में खासतौर पर, तो वहां स्कूल आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो स्कूल बिल्डिंग एकदम खंडर सी दिखेगी। यदा कदा किसी के व्यक्तिगत प्रयास से कहीं पर अगर कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे मैंने सुना था, हम पिछले साल एक छात्र कन्वेंशन कर रहे थे, उसी दौरान एक हमारे मतलब डीपीआई की एक मैडम है, उनसे मुलाकात हुई, तो वो अपने एक अनुभव बता रही थी। उनने बताया कि यहाँ मंडला है, मंडला के पास में एक नौजवान है, वो हर साल अपने बल पर बच्चों को, आदिवासी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और उसको व्यवस्थापन करने के लिए वहीं पर चंदा भी इकट्ठा करते हैं। ऐसा भी हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मूलतः जो है, जो सार्वजनिक शिक्षा जिसको हम बोल रहे हैं, सरकार ने इसकी पूरी बुरी हालत कर रखी है अभी के स्तर में। तो एक और चीज ये हम यही प्राथमिक जानना से चाहेंगे लेकर कि वो ऊपर तक। अब क्या हाँ जी। वो जो बच्चे या माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, सब जागरूक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, इस पे आवाज उठनी शुरू हुई है, या फिर ये भी अब नक्सली सोच को ही कहा जाएगा कि ये सब आवाज जो उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक तौर पर हो ही रहा है। जैसे खासतौर पे मैं इस आंदोलन ने दिखाया अभी, और इस आंदोलन के लिए सभी को बधाई भी हम दे रहे हैं। ये जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ जेन जी का, हालांकि हमने इसमें पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि ये जीत अधूरी जीत है, लेकिन ये इसने एक चीज दिखाया कि भाई लड़ोगे तो अपने हक को हासिल कर पाओगे, वरना इस शासन से और इस सत्ताधीशों से अपने अधिकार लड़कर ही प्राप्त करने पड़ेंगे आपको। ताजा उदाहरण मैं आपको, जैसे उज्जैन का मैंने जो बताया, कल की ही मेरे पास खबर है कि वो प्रदर्शन से, छात्राओं की प्रदर्शन से, वो स्कूल को अभी शिफ्ट करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो ये टीचर्स पेरेंट्स का
दबाव है, स्टूडेंट्स का दबाव है, और ये हो रहा है। मेरे पास भी हमारे साथी जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे पास भी फोन आ रहे हैं। कल भी एक सज्जन का फोन आया, वो बोले कि भाई साहब बहुत बढ़िया आंदोलन चला रहे हैं आप और इसकी बहुत जरूरत है। हम यही चाह रहे हैं कि एक आंदोलन व्यापक पैमाने पर चले, और ये स्कूल बंदी जो हो रही है, होना चाहिए था शराब बंदी या और गलत चीजों की बंदी, लेकिन स्कूल बंदी हो रही है, इसको रोका जाए और जगह जगह स्कूल खोले जाए। हमारे जो पास वाले, जो हमारे नीचे के हमारे साथ वाले 5 स्कूल से उन्होंने सर ने जो है नोटिस देकर उन्हें पहुंचा दिया दावत खेड़ी। उनको सर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी हद नहीं। हमारी जो साथ वाली की लड़कियां हैं, जो दूसरे स्कूल की जो जिसका स्थानांतरण वहाँ पर हो गया है, वो इतनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। पहला तो वहाँ ना तो टाइम मैनेजमेंट है, वहाँ टाइम का कुछ सिस्टम ही नहीं है। दूसरी बात ये, इन्होंने बस का अरेंजमेंट कराया है, लेकिन बस के अरेंजमेंट कराने में लड़कियाँ गाँव से दूर दूर से आती है, लड़कियाँ दूर दूर से आती है। घर पहुँचने में कम से कम 6 से 7 से 8 भी बज सकती है उनको, और उसके बाद ये सिटी में आती है। और पहले ही सराफा स्कूल में, जो भी महाराजगढ़ स्कूल में लड़कियाँ पहले ही गंभीर डैम से बड़े बड़े दूर जो भी दूर गांव थे, वहाँ से लड़कियाँ जो भी अपने साधन से यहाँ पे आ गई थी। 7 से 8 किलोमीटर का यहाँ सफ़र करती थी। अब यहाँ से जैसे ही नोटिस आया कि स्थानांतरण हो गया, तो 7 से 8 किलोमीटर का सर सफ़र वहाँ करेगी, तो लड़की कैसे पढ़ेगी सर? हमारी परेशानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा हमारा अधिकार है। लड़कियों को यूँ तो बहुत बोलते हैं कि पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका प्रशासन क्या कर रहा है? क्या लड़कियों की जिम्मेदारी लेगा? इतनी दूर स्कूल जाएगा तो क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार है? भाई, आप जो तस्वीर बता रहे हैं, यहाँ पर जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बड़ी बड़ी बातें करता है स्टूडियो में, वहां पर कभी इसकी चर्चा हमने पिछले 10-12 साल या कभी देखी ही नहीं इसकी चर्चा। बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो मतलब दिख ही रहा है ना। आ रहा होता तो अभी तक तो हालत अलग हो जाती। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में, मतलब ये जो 2 रुपए बस किराया बढ़ाया गया प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यहीं का पास का, मैं विदिशा का ही दूसरे एक जगह का उदाहरण दूंगा। सिरोंज एक तहसील है, वहां की बच्चियों ने जाके बस को रोक लिया, बस स्टैंड पर जाके बस को रोका कि हम इतना बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते। जो 10 रुपए उनका किराया लग रहा था, क्योंकि वो गांव से आते हैं पास के पढ़ने के लिए, तो वो 10 रुपए जो किराया लग रहा था वो 25 रुपए 30 रुपए हो गया उनका प्रतिदिन का, जाने आने के हिसाब से 60 रुपए। तो ग्रामीण अंचल के लिए कितना ज्यादा भार पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो ऑलरेडी पेट्रोल डीजल पर वैट और अन्य टैक्सों में बहुत आगे है। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शायद 100 रुपए लीटर के आसपास पेट्रोल हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 114 रुपए लीटर के आसपास पेट्रोल है अभी की डेट में। और ऐसे में 2 रुपए बढ़ाना, आप सोचिए क्या हालत होगी। लेकिन छात्राओं ने दिखाया, बस वालों को मजबूर होना पड़ा। हालांकि वो प्राइवेट बस वाले हैं तो बेचारे उनका भी क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन उनको मजबूर होना पड़ा। उनने खुद ने बयान दिया कि हम इनसे नहीं लेंगे पैसा ज्यादा बढ़ा हुआ। तो ये आंदोलन का ही जीत हो रही है, और ये आंदोलन अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर स्वतः स्फूर्त हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम इसको चाह रहे हैं कि एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जो स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हम चला रहे हैं, इसमें खासतौर पे एक और बात है, हम इसमें अभी जो टीचर्स के साथ भी एक अन्याय हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए बोल दिया है, जो शिक्षक अभी 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे, उनके लिए भी दोबारा से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की बात हो गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में खुद में वो ये बोल रहे हैं कि इन शिक्षकों ने बहुत ही उच्च पदों पर आसीन लोगों को पढ़ाया है, उसके बावजूद भी इनको टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट का मायने क्या है? ये टेस्ट का मायने है कि आप इस टेस्ट के माध्यम से छटनी करना चाह रहे हैं शिक्षकों की, और उसके बाद क्या होगा कि टीचर्स सरप्लस में आ जाएंगे। आप ये देखकर भी हैरान होंगे, मध्य प्रदेश सरकार ये भी आंकड़ा दे रही है कि टीचर सरप्लस में है, जबकि हकीकत जमीनी स्तर पर आप जाके देखेंगे तो जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं वो भी एक सच्चाई है। लेकिन सरप्लस में कैसे हो जा रहे हैं कि सरकार जो स्कूलों को बंद करके लिमिटेड स्कूल कर दे रही है और वहां पर टीचर्स को भर्ती करना चाह रही है। तो अभी 2 साल पहले सीएम राइज स्कूल जब चल रहे थे, ये नाम नहीं परिवर्तित हुआ था, तो सभी टीचर्स का बीच में टेस्ट हुआ। सीएम राइज में पढ़ाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी अलग होगी। मतलब ये प्रयास चल रहे हैं टीचर्स के जरिए, टीचर्स के लिए भी।
तो हम उन टीचर्स के साथ भी हैं, क्योंकि टीचर्स इस देश का, इस प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है। वो लोग इसके देश के निर्माता हैं। इसमें जो दोष है वो दोष मैनेजमेंट का है, सरकारी प्रबंधन का है, बजटिंग का है, शिक्षकों का नहीं है, छात्रों का नहीं है। लेकिन दोष पूरा आम जनता पर मढ़ा जा रहा है और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश हो रही है, इस आधार पर भी कि छात्र एक तरफ, शिक्षक एक तरफ और अभिभावक एक तरफ। हमारा कहना है सबकी मांगे एक हैं, इसीलिए स्कूल बचाओ संघर्ष समिति एक वृहद प्लेटफॉर्म है जिसमें शिक्षक, अभिभावक, छात्र और शिक्षा प्रेमी लोग शामिल होकर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए आगे आए। और यही लड़ाई हमारी चल रही है। अभी 23 तारीख को, अगस्त में, इसी 23 को भोपाल में एक बड़ा हम लोगों ने कन्वेंशन रखा है। इसमें हमारे प्रदेश के भी कई प्रबुद्ध जन के शामिल होने की अपील है। गुंजाइश है कि वो लोग भी आएंगे और कई जिलों से छात्र छात्राएं भी हजारों की संख्या में आने की संभावना है। उदित भाई, हम चले चलते बस एक ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी 15 जी। अगस्त गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से कहा है कि अब वो सबकी शिक्षा का ध्यान रखेंगे, इवन की जो प्राइवेट कोचिंग है उसको एक ऑनलाइन कोचिंग करके सबको शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा का। तो ये ऑनलाइन कोचिंग का एक ख्वाब है, हकीकत जो जमीन पर है वो तो आप जो बता रहे हैं वो एकदम ही अलग दिख रही है। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन का एक मैं आपको अगर बताऊं, आप इस समय सोचिए कि ऑनलाइन का रिचार्ज का क्या पैसा लग रहा है। अभी एक आदमी को मोबाइल चलाने में, नेट चलाने में, क्या नेट फ्री ऑफ कॉस्ट है? डाटा के चार्ज बढ़ चुके हैं महीने भर के। तो ग्रामीण अंचलों में कहां से चला पाएंगे? फिर दूसरी बात है कि जो मतलब जो स्कूल अभी दुरावस्था में है उनकी व्यवस्था सुधारने की तो बात की जाए। ऑनलाइन तो दूर की बात है, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा एक चीज है। हालांकि मैं थोड़ा सा एनईपी पढ़ा हुआ हूँ, एनईपी 2020 को मैंने अध्ययन किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये उनके कहना चाहिए स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि वो शिक्षा को पूरा ऑनलाइन मोड में ले जाना चाह रहे हैं, ताकि ये भी एक बड़ा व्यवसाय है। और एक्चुअली में ये दिक्कत ये है कि सरकार शिक्षा को एक बड़ा व्यवसाय के तौर पर देख रही है, एक वस्तु जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, इस रूप में देखा जा रहा है। और इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा सेक्टर बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों को नजर आ रहा है। इसलिए आप देखिए स्कूल खुल रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति सीधे, जो कभी स्कूलों की तरफ देखते नहीं थे, आज वो स्कूल्स खोल रहे हैं। तो ये स्कूल्स किस लिए खुल रहे हैं? और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आ रही है, टोटालिटी में ऑनलाइन एजुकेशन इसी का एक उपक्रम है कि वो कैसे ये शिक्षा को बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए एक बिकाऊ वस्तु में एक निवेश के तौर पर तब्दील कर सके। तो हमारा कहना है, अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में इतने चिंतित हैं, खुद उनकी सरकार के मंत्री ने तो आंकड़ा दिया, उनके पास में बैठते होंगे कैबिनेट बैठकों में, उनने आंकड़ा दिया कि 25,000 स्कूल मध्य प्रदेश के बंद हो गए, 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। उनको खुलवा दें प्रधानमंत्री जी पहले, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें। तो ये मतलब बातें दूसरी दुनिया की करना और यहाँ पर कुछ जमीनी हकीकत को अनदेखा करना, ये इस सरकार की आदत है। इस सरकार नहीं, अधिकांश सत्तासीन लोगों की आदत होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, महान साहित्यकार और एक शिक्षाविद, रूसी महान साहित्यकार टॉल्स्टॉय ने एक बात कही जो आज बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, हुकूमत की शक्ति जनता की अज्ञानता में निहित होती है और हुकूमत सदैव जनता का ज्ञान रखना चाहती है। और वही हम देख रहे हैं हमारे देश में। कल मैं एक प्लेकार्ड देख रहा था, उसमें लिखा था, यू एजुकेट द चिल्ड्रंस टुडे, दे विल माने इंप्रूव द कंट्री टुमारो, दे विल डेवलप द कंट्री टुमारो। कितनी सुंदर बात है। आप आज बच्चों को पढ़ा दीजिए, कल वो बड़े होकर अपने आप देश को सुधार लेंगे। आपको देश को सुधारने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2047 की जो बातें कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया मुद्दिस साहब, आपने कम समय में सब कुछ समझाया। उम्मीद है कि देश के बाकी हिस्सों पे ये खबर पहुंचेगी और एक हकीकत समझ में आए। हमारा प्रयास यही है कि भाई जो हकीकत है उसको समझा जाए और उस पर काम किया जाए, क्योंकि शिक्षा
सबका अधिकार है। अगर आप शिक्षा जी। देंगे तभी आगे चल के देश भी सुधरेगा, बढ़िया होगा, विकसित होगा और हम लोग हकीकत में विश्व गुरु बनेंगे, सिर्फ बातों जी। में नहीं, सही में बनेंगे। शुक्रिया मुदित साहब, हम लोग भी जी, कोशिश जी। करेंगे कि 23 तारीख को आपसे मुलाकात करें भोपाल में। जी, जी, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, तब बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद फिर अपने आपका, दोस्त शुक्रिया आपको बहुत-बहुत। शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसी चर्चाएं थैंक यू। दासोतंत्र पे जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दें। नमस्कार।